बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र सीज़न 5 की एपिसोड नंबर 7 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपने मेरे नावल इल्म इश्क की लास्ट एपिसोड रीड नहीं की तो मेरे इसी चैनल के ऊपर जो इल्म इश्क की सेकंड लास्ट एपिसोड है दोस्तों, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल मिज़ा व्लॉग का लिंक मौजूद है। और अगर आप लोगों को फिर भी ना मिले तो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता है तो आप मिज़ा व्लॉग लिख के सर्च कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल मिज़ा व्लॉग पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इल्म इश्क की लास्ट एपिसोड मैंने मिज़ा व्लॉग पे ही अपलोड की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सर, काम हो गया है, इसे इत्तला मिली थी, बहुत खूब। अब तुम एक काम करो, एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस पर कॉल करोगे और कहोगे कि ज़ारा दुरीद इस लोकेशन पर है। और याद रखना, सिर्फ वहाँ वही बंदे हायर करना जो थोड़ी बहुत मार खा सकते हो या एक आधी गोली। एक बात याद रखना, मुझे इस सारे मामले की एक तस्वीर और पूरी वीडियो चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई पक्का फ़ोटोग्राफ़र हायर करना जो ये काम बड़े तरीके से कर सके, समझ गए ना। उसने एक बात बड़े वाज़ेह तरीके से दूसरी तरफ मौजूद बंदे को समझाई थी। जी सर, समझ गया। दूसरी तरफ मौजूद बंदे ने कहकर राब्ता मुनक़ता किया था। अज़हान हयात मलिक, जिस्म तो खेलने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर तुमसे ये सीट हथियाने का मौका फिर शायद कभी नहीं मिले। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारा दोस्त होकर तुम्हारा हरीफ क्यों बना? तो सच बताऊं, सियासत में दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। और जिस तरह तुमने मेरी इंसल्ट की है ना, आज इसका मज़ा मैं तुम्हें अब पार्टी का इक़्तिदार संभाल कर बताऊँगा। पंजाब का अगला वज़ीर यावर अहमद होगा और एक दफ़ा मैं ये इक़्तिदार हासिल कर लूँ, फिर तुमसे आज की इंसल्ट का बदला भी अच्छे से लूँगा। आज की वीडियोज़ और वीडियो फुटेज इलेक्शन के ऐन मौका पर मेरे बहुत काम आने वाली हैं। वो खुद से खुद कलामी करता खिलखिला कर हंस रहा था। ज़ारा इस तरह से रोना और फिर अज़हान हयात मलिक का इसे प्रोटेक्ट करना, और यावर अहमद को कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा था, क्योंकि जब भी अज़हान के पास कोई लड़की आती थी तो वो अपनी मर्ज़ी से आती। इसने कभी भी किसी के साथ ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना कभी किसी लड़की ने ऐसे रोना और चीखना चिल्लाना किया था कि जैसे वो एग्री ना हो इस सब के लिए। इतना तो वो समझ गया था कि ये लड़की पेशावर नहीं है। फिर अज़हान की आंखों में इसके लिए जुनून देखकर वो कुछ और समझने पर मजबूर हो गया था, और फिर अज़हान को इसे बाकी दोस्तों की तरह से बगैर पार्टी के वहाँ से निकालना इसके यकीन पर मेहर लगा गया था। और फिर इसकी आंखों में इस लड़की की प्रोटेक्शन, जुनून, वो सब इसके लिए अज़हान हयात मलिक की तरफ से बहुत नया था। वहाँ से निकलते ही इसने अपने बंदे फार्म हाउस की चारों तरफ लगा दिए थे, और फिर इसके बंदे इसे एक एक पल की रिपोर्ट दे रहे थे कि कब ज़ारा और हक नवाज़ फार्म हाउस से निकले, कब वो हॉस्पिटल पहुँची, कब वो माहिर और माहिदा के साथ मुनीब अंकल के घर गई। और फिर इस सारी इंफॉर्मेशन में इसने अपने फ़ायदे का प्लान बनाया और इसे पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ज़ारा को अपने ख़ास बंदों से अगवा करवाया। वो सब कुछ करते हुए पार्टी इसका इक़्तिदार, अपनी सीट और सियासत की शान और शौकत का सोच रहा था। माहिर और सुभान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसी दौरान इन्हें माहिदा की कार आई थी और जो कुछ इसने उनको बताया था वो इन दोनों के सरों पर बाकायदा एक बम फोड़ने के मुतरादिफ साबित हुआ था। इसने मुनीब अंकल को कह दिया था वो माहिदा को अपने ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल भेज। पहले अमल की परेशानी क्या कम थी, जब ज़ारा फिर से गायब। उफ यार, ये क्या हो रहा है? तुम्हें मैंने कहा था माहिदा, इसका ख्याल रखना। फिर तुम कैसे? माहिदा के आते ही माहिर तो जैसे फट पड़ा था। ये अकेली थी वहाँ और जिस तरह ये तैयार बता रही थी इस तरह अटैक हुआ है। शुक्र करो ये महफूज है। माहिदा की बजाय सुभान ने जवाब दिया था, क्योंकि माहिदा तो जब से आई थी तब से बस रोई जा रही थी। तुम्हें पता है माहिर अज़हान और इसके कारिंदे इतना टॉर्चर करके गए हैं मुनीब अंकल को भी और मुझे भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर अज़हान नहीं लेकर गया इसको तो फिर कौन लेकर गया है इसे? अब ये तीसरा कौन है? मेरा सर फट जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो फिर से रोने लगी थी। रिलैक्स माहिदा, ऐसे करोगी तो बीपी हाई हो जाएगा। देखो, किसी भी सिचुएशन में खुद को मजलूम और कमज़ोर ठहराना हमारे हक़ में बुरा हो सकता है, वो भी तब जब हमें ये समझ ना आ रहा हो कि हमारा अगला रास्ता क्या है, अगला कदम क्या है। सुभान ने इसे समझाना चाहा। तो फिर अब यार, अब क्या करें ऐसा कि दोनों की ज़िंदगियां और इज़्ज़तें सेव हो जाएं? माहिर ने हार मानते हुए कहा था। एक रास्ता है माहिर, हमें अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा।
देखो इस सब में मैं इतना तो जान चुका हूँ कि जंगल में रहते हुए शेर से दुश्मनी नहीं की जा सकती है। अगर ज़ारा को अगवा माहिर ने अजहान ने नहीं किया तो वो तीसरा कौन है? इस तक हमें अजहान ही पहुंचा सकता है। ऐसे खुलकर दुश्मनी नहीं की जा सकती, हमें टेबल टॉक करनी होगी और यही आखिरी हल है मेरे ख्याल में। सुभान ने अपनी ज़ाती राय दी थी। तुम पागल हो गए हो? जो इंसान पिछले 24 घंटों से हमें इस कदर टार्चर कर चुका है, इसकी वजह से हमें सांस लेने का होश नहीं, तो हम इसके साथ हाथ मिला लें किस खुशी में? कमज़ोर है हम, बेगैरत नहीं। माहिर को इसकी राय बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। माहिर ये करना ही होगा, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, हम दोनों में से ना कोई इतना बेगैरत है, पर यार दोनों सर्वाइव कर रही हैं। इनकी सिक्योरिटी की खातिर हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। अजहान हाथ में लिखी हमें इन तक सही सलामत पहुंचा सकता है, और ना हम शायद इनकी खैर खबर से भी जाएं। इसने फिर से नरमी से समझाया था, मगर सुभान ठीक कह रहा है। माहिर कभी कभी दुश्मन तक पहुंचने के लिए इससे हाथ मिलाना पड़ता है। माहिदा को भी सुभान की सजेशन बुरी नहीं लगी थी। ओके ठीक है। माहिर ने खुद को हालात के सुपुर्द किया था। हाथ इसका लहूलुहान हो रहा था, इसे फिक्र नहीं थी। वो कमरे की सारी चीज़ें उठा कर पटक रहा था। यू हैव टू पे दिस ज़ारा दुरीद, जितना मैं तड़प रहा हूँ ना, तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। अपनी एक एक तड़प का हिसाब सूद समेत वापस लूँगा तुमसे। तुम जानती नहीं हो अजहान हाथ को अपनी पसंदीदा चीज़ों में से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और तुम तो दिल हो मेरा। तुम्हें सफ़र करना होगा मेरी हर तड़प का हिसाब देने के लिए। वो चीख रहा था, उठे भाई, क्या कर रहे हैं आप? अरहान ने कमरे में आकर इसे उठाया था। छोड़ो अरहान, जाओ प्लीज़। वो इसके हाथ चटकता सोफे पर बैठा था। नहीं जा सकता ऐसे आपको तड़पता छोड़कर। इसने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे अजहान ने एक ही सांस में अपने अंदर अंडेला था, और इसे ऐसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने सुलगते कोयले बुझाए हों। क्यों दे रहे हैं खुद को तकलीफ़? वो अब इसके पास ड्रेसिंग बॉक्स लेकर बैठा था और इसकी रुई से बहता खून साफ़ करता पूछ रहा था, मैं नहीं जानता अरहान, बस मैं जानता हूँ तो इतना कि ज़ारा को मेरे पास होना चाहिए, मेरे बिल्कुल पास, मेरी सांसों के पास। इसकी आवाज़ में नमी घुली थी। अरहान इसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर पल में शॉक्ड हुआ था कि ये अजहान हाथ मलिक ही है जो रुलाना जानता था, रोना नहीं, और अब खुद रो रहा है। मिल जाएंगी भाभी, भाई आई प्रॉमिस, मैं ढूंढूंगा, बस आप खुद को तकलीफ़ नहीं देंगे। अब मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, जब आपको किसी की तलब हो और वो हासिल ना हो तो कितना मुश्किल होता है, मगर भाई सब्र करने से सब मिल जाता है। आपको भी यही करना होगा। वो अब इसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था। तुम कह रहे हो कि मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूं और सब्र करूं? फिर तो मिल गई मुझे। वो तल्खी से मुस्कुराया था। तवक्कुल में बड़ी ताकत होती है भाई, वो ड्रेसिंग बॉक्स बंद करते हुए कह रहा था। मैं ये सब नहीं मानता। इसने आंखें बंद करते कहा, मानेंगे भाई? वो हंसा था। फ़ोन पर होती बैल ने दोनों को मुतवज्जे किया। भाई आपको मैसेज आया है शायद किसी का। अरहान ने मोबाइल अजहान की तरफ बढ़ाया। दफ़ा करो यार, इस वक्त किसी भी राब्ते के मूड में नहीं हूँ, पार्टी वाले होंगे, स्विच ऑफ कर दो। इसने बंद आंखों से कहा। हो सकता है भाभी की कोई अपडेट हो, इसने कहते फ़ोन इसकी तरफ दोबारा बढ़ाया, और अजहान ने एकदम से आंखें खोल कर चेक किया था। व्हाट्सएप वीडियो मैसेज था जिसमें ज़ारा लेटी हुई थी और दो लड़के शर्टलेस इसके दाएं और बाएं जाने बैठे थे, मुंह पर मास्क पहने। ज़ारा सीधी किसी जिंदा लाश की तरह लेटी थी या शायद बेहोश थी। साथ ही एक वॉइस मैसेज भी था। अजहान ने वॉइस मैसेज प्ले किया, अगर इसकी इज़्ज़त और ज़िंदगी चाहते हो तो अगले 15 मिनट तक इस लोकेशन पर पहुंचो, वरना फिर इसकी लाश तुम्हारे फार्म हाउस के आगे फेंक दूंगा, उठा लेना याद से। अजहान का खून खोल उठा था। वॉइस मैसेज और वीडियो की वजह से इसने मोबाइल दीवार पर मारा था। कौन हो सकता है ये भाई? कहीं ये सन्नान तो नहीं? अरहान को भी शदीद गुस्सा आया था। पता नहीं, अगर तो ये सन्नान है तो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ये कब्र में होगा। गुस्से से कहते वो बाहर की तरफ बढ़ा था। मुराद गाड़ियाँ निकालो। चीखते हुए वो पार्क हुई गाड़ी में बैठा था। अरहान भी इसके साथ ही था। ड्राइवर ने तकरीबन गाड़ी को दौड़ाते हुए दी गई लोकेशन तक पहुंचाया था। 15 मिनट से पहले वो शहर से थोड़ा दूर एक खंडर नुमा फ्लैट के सामने थे, जहाँ आबादी का नामो निशान तक नहीं था। वो और अरहान और उसके साथी अपनी अपनी पिस्टल्स पकड़े बड़ी होशियारी से अंदर बढ़े थे, मगर अंदर किसी भी मर्द का नामो निशान तक न था। ऐसे लग रहा था जैसे ये फ्लैट सदियों से ही ऐसे गुंजान पड़ा हो। वो अब एक एक करके कमरे की तलाशी ले रहे थे। दाएं जानिब के दूसरे कमरे को खोलते ही से वो नाजुक गुड़िया बेड पर लेटी नज़र आई थी, होशो हवास से बेगाना। पहली नज़र पड़ते ही रूह में सुकून उतरा था, जैसे
यार अज़लों से सुकून की सूरत मुकद्दर ठहरा हो। वो पहली नज़र जब इन पे पड़ी, खो गए हम, हाय क्या कहें। आगे बढ़कर इसने इसको बाहों में उठाकर अपनी गोद में इसका सर रखा था, फिर झुककर इसके माथे पर मोहब्बत की मेहर सब्त की थी। लंबी मुड़ी घनी पलकों को उंगलियों के पूरों से छुआ था। कौन हो तुम? इसे शायद होश आया था। वो झटके से उठ बैठी थी और फिर फटी फटी आंखों से अज़हान को देखा था। कह दो कि ये ख्वाब है, हकीकत नहीं। तुम दोबारा मेरे सामने नहीं आ सकते, प्लीज़ कह दो। ज़ारा की आंखें नमकीन पानियों से भरी थी। इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसको खुद के करीब किया था, कमर पर दबाव बढ़ाकर इसे खुद के सीने में भींजा था इतनी ज़ोर से कि ज़ारा को लगा था अब इसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि हकीकत इतनी खूबसूरत होगी, तुम नहीं जानती। पूरी रात किस कर्ब, किस अजियत और किस तरफ से गुजरा हूँ मैं। वो इसके कान की लो को छू कर बोला था। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी हुई थी। इसे लगा था अब जान निकलने लगी है। मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से ये वो टूटे फूटे अल्फाज बोल पाई थी, मुझे भी नहीं आ रही। इसने इसकी कमर पर मज़ीद दबाव बढ़ाया था। खुदा के लिए मेरा पीछा। इसकी बात पूरी होने से पहले इसने पूरी शिद्दत से इसकी कान की लो पर बाइट किया था और वो पूरी जान से कांपी थी। इसकी सांसों की चुभन इसके कानों पर झुलसती आग की तरह लो दे रही थी। इसके लम्स इसे दहकते अंगारे लग रहे थे। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो अभी से खुद से अलग करते पूछ रहा था और वो बस रोते हुए इसे ही देख रही थी, इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर। अरहान इसने इसके पास बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई थी। इससे पहले कि वो अंदर आता इसने फिर से इसे अपनी बाहों में छुपाया था। वो अब इतना भी नहीं गवारा कर सकता था कि ज़ारा इसके भाई के सामने भी बगैर दुपट्टे के जाए। जी भाई, वो जो काफ़ी देर से बाहर खड़ा था, आपको मिलते ही अंदर आया था। एक गाड़ी छोड़ जाओ और बाकी सबको लेकर निकलो यहाँ से मेरे आने तक। मुराद को कहना गेट पर बड़ी सी चादर लेकर खड़ा हो। जी भाई। मगर आप अकेले अरहान को देखकर खुशी हुई थी कि इसका लाभ वाले भाई अपने प्यार की हिफाजत के लिए कैसे हलकान हो रहा है, कैसे वो इसे किसी के भी सामने बेपर्दा नहीं आने दे रहा। मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। इसने अरहान को तसल्ली दी थी। जी भाई कहते ही वो जा चुका था। ज़ारा को खुद से लग करते इसने इसकी नाक के साथ नाक जोड़ी। कुछ देर इसके कांपते हुए वजूद इसकी बोलती सांसों को खुद में उतार कर इसकी पेशानी पर लब रखे थे। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी रखेल हूँ। इसने अपने माथे से इसके लम्स को हाथ की पुश्त से रगड़ते हुए नफरत से कहा था और ये सुनकर अज़हान की रगें तनी थी। दिल कर रहा है तुम्हें ज़िंदा अभी और इसी वक्त ज़मीन में गाड़ दूँ, मगर मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान भी मेरा ही होगा। तुम्हें होश ज़दा लम्स और मोहब्बत के लम्स में फ़र्क नहीं पता, जानती और रखेल क्या होती है। वो लाल अंगारा आंखें इसकी आंखों में डाले गुस्से से घरा रहा था और बोलते हुए इसके लब इसके नरम लबों से टच हो रहे थे। इसके चेहरे पर पड़ती सांसें ज़ारा की जान हलकान कर रही थी। बहुत शौक़ है ना तुम्हें रखेल बनने का, तो तुम्हारा ये शौक़ भी जल्द ही पूरा कर दूँगा। मगर ये जो लफ्ज़ आज तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर पाई हो ना, ये अगर किसी और के सामने कहा तो ज़ुबान बुद्धि से खींच लूँगा, बोलने के काबिल नहीं छोड़ूँगा। इसकी उंगलियों पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था इसने और ज़ारा को लगा था अब इसकी उंगलियां टूट जाएंगी। फिर इसने अपने दांत इसकी गर्दन में गाड़े थे। इतनी बुरी तरह कि खून रिसना शुरू हो गया था और वो हलकान होती हिचकियों से रो रही थी। जितना तुम मुझे तकलीफ़ दोगी अपने लफ्ज़ों से और दूर जाकर, इससे ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना, कहते इसने इसे बाजुओं में उठाया था और सारे मंजर को कैमरे के क्लिक और वीडियो रिकॉर्डिंग ने अच्छे से अपनी आँख में महफूज किया था। और फिर इसने इसे उठाई गाड़ी में बिठा दिया था। खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी संभाली और गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी थी। वो सीट पर बैठी बस रोए जा रही थी। अगर तुम चाहती हो ज़ारा कि मैं तुम्हें चलती गाड़ी से नीचे ना फेंकूँ तो अब तुम्हारा एक भी आंसू ना निकले, इसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते कहा था और वो बैठी बैठी इसकी धाड़ से कांपी थी। फिर अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारने लगी, मगर पलकों की और आंखों की नमी कम नहीं हुई थी। वो गेट पर पहुंचा था तो आगे मुराद सर झुकाए बड़ी सी चादर लिए खड़ा था। इसने गाड़ी से नीचे उतर कर वो चादर पकड़ी थी और फिर ज़ारा की तरफ का दरवाज़ा खोल कर इसे पहनाई। इसे अपनी हमनवाई में लेकर अंदर की तरफ बढ़ा था। ड्राइंग रूम में बैठा अरहान इसका ही इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर उठ बैठा था और फिर ज़ारा को इसके साथ लगे देख इसके मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला था। वो बिल्कुल इमल जैसी ही थी। इसकी नाक, आंखें, होंठ इमल से बहुत मुशाबहत रखते थे। वेलकम भाभी कहते वो दोनों को देखकर मुस्कुराया था और ज़ारा ने गवारा भी नहीं किया था कि नज़रें उठाकर सामने खड़े शख्स को देख ले। अरहान तुम रेस्ट करो यार, थक गए होगे। मैं भी ज़ारा को कुछ खिलाकर दवाई देकर रेस्ट करूँगा और
सुनो सुनो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कहते वो ज़ारा को लेकर रूम की तरफ बढ़ा था। ओके भाई, वो भी कहते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। कमरे में जाकर इसने इसे बड़े आराम से बेड पर बिठाया था। कुछ खाओगी? वो अपनी जेब से मोबाइल और वॉलेट निकाल कर टेबल पर रखते हुए पूछ रहा था। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। कुछ खाओगी? वो फिर से बोला था और फिर से कुछ नहीं बोली थी। ज़ारा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इसे अब गुस्सा आया था, नवाज और फ़कीरा कहाँ हैं? इसका सवाल सुनकर इसके अंदर फिर से गुस्से की लहर दौड़ी थी, मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते इसने इंटरकॉम से किचन में मुलाजमा को कॉल की थी और इसे जूस और दूध और कुछ स्लाइस लाने को कहा था। रिसीवर रखकर वो फिर इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इसके पास बैठकर इसके माथे को हाथ की पुश्त से छुआ था। तुम्हें बुखार हो रहा है, मेडिसिन भी नहीं ली होगी। वो उठा था और मेडिसिन बॉक्स से इसके लिए मेडिसिन निकाली थी। इतनी देर में मुलाजमा नाश्ते की ट्रे ले आई थी। अब वो नाश्ता इसके सामने रखे स्लाइस पर जैम लगाकर इसकी तरफ बढ़ा रहा था। पकड़ो और खाओ और जूस भी पियो। मुझे अली हारिमल के पास जाना, मेरा दिमाग ख़राब मत करो कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। अली हारिमल को ज़िंदा देखना चाहती हो तो 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म करो। इसने इसे तनबीह की थी और ज़ारा ने 2 मिनट के अंदर स्लाइस खाया था और जूस भी पिया था। वो डर गई थी इसकी धमकी से और वो जानती थी कि अज़हान आत्मलिक है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। हाजरा, इसने मुलाजमा को आवाज़ दी थी और मुलाजमा जो दरवाजे के उस पार बर्तन लेने के इंतज़ार में थी 2 मिनट से पहले अंदर आई थी और बर्तन लेकर वापस हुई थी। ये लो, इसने मेडिसिन और पानी इसकी तरफ बढ़ाया जिसे ज़ारा ने बगैर इसकी तरफ देखे पकड़ा था। गुड गर्ल, रेस्ट करो। अब वो इसको लिटाते इस पर कंफर्टर उड़ाते अलमारी की तरफ बढ़ा था। अपने लिए ट्राउज़र और टी शर्ट लिए वो वॉशरूम गया। अलिया का चेहरा बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। बेड पर लेटे न जाने कितने ही आंसू वो बहा चुकी थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो दोनों बाजुओं में इसके अभी भी हल्की हल्की दर्द थी और ऊपर से हाथ का जख्म। इसने बालों में ब्रश करते ज़ारा को देखा था जो हनूज आंसू बहा रही थी। गुस्से से ब्रश ड्रेसिंग पर पटक कर वो इसकी तरफ बढ़ा, फिर लाइट ऑफ करके इसके साथ लेटा था। वो बेड के कोने में लेटी थी, इसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया था। क्यों हल्कान कर रही हो खुद को? हाथ बढ़ाकर इसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों पर चुने थे इसने। क्या तुमने मार दिया हक नवाज और फ़कीरा आंटी को? वो इसके साथ लगी रोते हुए पूछ रही थी। मैं बहुत थक गया हूँ ज़ारा, कल का पूरा दिन ख्वार हुआ हूँ। अब तुम पास हो तो सोना चाहता हूँ। मज़ीद कोई फजूल सवाल ना सुनो। अगर अगले 2 मिनट में तुम्हारी आंखें बंद ना हुई तो मैं बगैर निकाह के वो सब कर गुजरूँगा जो तुम्हारे लिए तकलीफ़ दे होगा। साफ लहजे में इसे बताते हुए अपनी आंखें बंद कर गया था और इसकी बात सुनकर ज़ारा ने भी अपनी आंखें बंद की थी। वो इसकी बंद आंखें देखकर मुबहम सा मुस्कुराया था। वो अब बस सोना चाहता था सुकून से। खैरियत सर, आपने कॉल की। आपके जनरल लिस्ट के काफ़ी पुर्जे निकल आए हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? हयात मलिक ने तंजिया लहजा इख्तियार किया। सर, मैं समझा दूँगा सुभान को, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सीईओ ने कहा। मेरी बात सुनो, बात अब समझाने या ना समझाने से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे घर में खड़े होकर वो मुझे ही धमकी देकर गया है। इसका मतलब समझते हो तुम? हयात मलिक सीईओ पर गराया था। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो खुद माफ़ी मांगेगा आपसे। सीईओ ने इल्तिजा की थी। तुम जानते हो इलेक्शन होने में सिर्फ 2 माह रह गए हैं और मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। मुझे वो जर्नलिस्ट यहाँ से 2 माह के लिए गायब चाहिए। किसी भी मुल्क पे जो मर्ज़ी करो, जितने पैसे चाहिए लो, पर इसकी शक्ल गुम करो यहाँ से। मारने को मैं इसे मार सकता था, मगर इलेक्शन की गहमा गहमी में मैं कोई कत्ल अफोर्ड नहीं कर सकता, समझे तुम? जी सर, हयात मलिक ने गुस्से से कहा था। जी सर, हो जाएगा। BBC न्यूज़ के साथ 1-2 माह का प्रोजेक्ट है हमारा, मैं इसके लिए सुभान को भेज दूंगा, मगर सर प्लीज़ इसे मारिएगा मत। वो अब आपके रास्ते में नहीं आएगा। सीईओ ने फिर से इल्तिजा की थी। आज ही के दिन इसको भेजो, कल वो मुझे इस मुल्क में दिखना नहीं चाहिए, समझे? जी सर, समझ गया। और सीईओ की बात सुनते हैं हम हयात मलिक ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। इसके लिए अब मुश्किल मरहला था सुभान तो सबको बाहर भेजने के लिए राज़ी करना, और वो भी इन हालात में जब वो खुद यहाँ अपनी बहन के लिए परेशान है। जारी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नीचे नेक्स्ट मत लिखा करें। आप लोगों को मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि नावल पे तबसरा किया करें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।